हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नर्सिंग फाउंडेशन के चौथे लेक्चर में, है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ नर्सिंग क्या होता है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था द कोड ऑफ एथिक्स, है ना। कोड ऑफ एथिक्स कब अडॉप्ट किया गया था? 1973 में। किसने किया था? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज ने किया था। तो आज जो हमारे नर्सिंग फाउंडेशन में आगे बढ़ेंगे तो आज क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे हेल्थ के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ। जो कॉमन है कि हेल्थ होता क्या है, हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं ना, कि हेल्थ के बारे में हम लोग कभी कभी क्या जानते हैं कि हेल्थ होता क्या है। तो हम कहते हैं ना कि हम सही हैं, हमें कोई डिजीज नहीं है, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्फ एज ए हेल्दी पर्सन। तो आज देखेंगे कि हेल्थ होता क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या कहते हैं? हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? तो पहला सवाल होता है ना हमारे पास, पहला सवाल क्या आता है ध्यान में कि व्हाट इज what is health या what is concept of health, है ना। concept of health। तो बेसिकली जो पहले जो था हमारे पास, पहले हम क्या जानते थे हेल्थ के बारे में कि हमें कोई डिजीज नहीं है, दैट मीन्स हम हेल्दी हैं, है ना। हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो हम यही कहते हैं हमेशा कि हमें कोई अगर डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी हैं, हम खुद को हेल्दी कंसीडर करते हैं कि हम ठीक से चल पा रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तो हम हेल्दी हैं। बट जब हमने WHO के हिसाब से डेफिनेशन बताऊंगा आपको इसके बारे में, और जब बाकी लोगों के हिसाब से डेफिनेशन बताऊंगा तो बहुत वेरी करेगा, है ना। डेफिनेशन की हेल्थ होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ ना कॉन्सेप्ट होता क्या है और हेल्थ होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लोगों ने कैसे हेल्थ को डिफाइन किया। तो पहला जो पॉइंट होता है वो कहता है कि हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अपोजिट टू इलनेस, है ना, एज अपोजिट टू इलनेस। हमने क्या कहा, पुराने जमाने के लोगों ने कहा कि हेल्थ क्या होता है, हेल्दी पर्सन क्या कहते हैं कि हेल्थ इज कंसीडर्ड एज अपोजिट टू इलनेस। इसका मतलब होता है कि हेल्थ जो कंसीडर करते हैं वो अपोजिट टू इलनेस के हिसाब से होता है ना, कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, अगर हम किसी डिजीज से या किसी इन्फेक्शन से सफर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर हेल्दी। बट इन रियलिटी दिस इज नॉट अ ट्रूली थिंग, है ना। ये रियलिटी में सही बात नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों सही नहीं है ना। तो और चीजें बताते हैं हेल्थ को और लोगों ने क्या कहा था, ठीक है। फिर कहा था कि हेल्थ, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में जानते हैं कि हेल्थ इज डिफाइंड एज वेल एडिक्वेटली and well nourished body of an individual that will withstand जो सामना कर सकेगा, है ना, that will withstand different kind of stress। तो सबसे पहले कहा गया कि हेल्थ इज कंसीडर्ड एज अपोजिट टू इलनेस। हेल्थ को क्या माना गया कि अगर कोई बीमारी नहीं है आपको तो आप हेल्दी पर्सन कंसीडर किए जाते हो, और कोई बात नहीं। और दूसरा कोई पहलू, दूसरा कोई फैक्टर नहीं बताया गया कि हेल्थ के लिए दूसरा फैक्टर क्या होता है। अगर आगे जब हम बढ़े कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया, तो हेल्थ इज डिफाइंड एज वेल एडिक्वेटली वेल न्यूरिश्ड बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल दैट विल विथस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो कहता है कि हेल्थ को वैसे बॉडी, वैसे वेल न्यूरिश्ड बॉडी के रूप में, इंडिविजुअल की बॉडी के रूप में डिफाइन किया गया जिसमें वो एडिक्वेट है, खड़ा है, ठीक से काम कर रहा है, और अलग अलग तरह के स्ट्रेस को सहने की क्षमता रखता है ना। कोई अगर कोई मान लो नॉर्मल स्ट्रेस आता है, फैमिली स्ट्रेस आता है, या फिर सोसाइटी का स्ट्रेस आता है, तो वो, या मान लो इन्फेक्शियस स्ट्रेस आता है,
जितने भी टाइप के स्ट्रेस आते हैं उनको सहन करने की क्षमता रहता है। तो उसे क्या कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डिफाइन किया कि ये कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, यही हेल्थ की डिफिनेशन हो सकती है। फिर आगे चल के जितने भी कम्युनिटीज थी है ना, उन्होंने अपने पार्टिकुलर है ना, कहते हैं कि मेनी, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ना हेल्थ के, मेनी वेरियस कम्युनिटीज has integrated, हाँ इंटीग्रेट किया है, integrated concept of health, integrated concept of health as a state of balance and harmony, है ना, हारमनी, स्टेट ऑफ बैलेंस एंड हारमनी। बहुत सारी कम्युनिटीज जो थे उनके जो पुराने अवधारणाएं थी, तो उन्होंने क्या माना हेल्थ को, उन्होंने हेल्थ को ये माना कि जिस हमारा जो हेल्थ है, इंडिविजुअल का जो हेल्थ है या सोसाइटी का हेल्थ है, उसे तब हम हेल्दी पर्सन कंसीडर करते हैं जब वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस और हार्मनी को प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर पाता है ना, कि अपने समाज से, अपने आसपास फैमिली मेंबर से, अपने अंदर रहने वाले है ना, जो अपने समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, या फिर अपना शख्स है जो उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसके साथ बैलेंस और हार्मनी मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, हार्मनी मतलब होता है सौहार्द, है ना, बैलेंस होता है कि आप बराबर तरीके से सब चीजें मैनेज कर पा रहे हो, तो सौहार्द मेंटेन कर पा रहा है या फिर बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है। तो उन्होंने कमिटी ने क्या डिफाइन किया कि जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ होता है, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, वो बेसिकली कहता है स्टेट ऑफ बैलेंस और हार्मनी को फुलफिल कर पाता है। तो ये बेसिकली हेल्थ के बारे में था कि हेल्थ होता है क्या है। अब बात करेंगे कि WHO ने क्या हेल्थ की डेफिनेशन दी है ना, WHO ने हेल्थ के बारे में क्या बताया। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लेंगे और पॉज करके, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर अगेन जब हेल्थ की बात आएगी तो हम नाइटिंगेल को कैसे पूछ सकते हैं ना। नाइटिंगेल जो थी एज अ लेडी विद द लैम्प जिन्हें कहा जाता था, जो उस टाइम के 1863 का जो टाइम था जब उन्होंने सर्व किया था। कब, किसको सर्व किया था, किसी को याद है ना? सर्व किया था किसे, हमारी जो ओटोमन एम्पायर की जो क्रीमियम वागन जो सेना थी उसे सर्व किया था, तो उनका ट्रीटमेंट किया था ना। तो नाइटिंगेल ने क्या कहा था, 1820 में नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था और 1852 के करीब में हमने क्रीमियम वार को देखा था। ध्यान रखेंगे 1852, मे बी वी शुड करेक्ट। अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल, है ना, अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल उन्होंने क्या कहा था कि हेल्थ इज defined as a state of, ये डेफिनेशन है उन्होंने कहा था, of being well, state of being well, ठीक है, and using every power, है ना, using every power and individual poses, है ना, and individual poses to the fullest potential, fullest extent. तो नाइटिंगेल ने क्या कहा था कि हेल्थ इज डिफाइंड द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड यूजिंग एवरी पावर, है ना, जितना क्षमता उसके अंदर है वो अपने हेल्दी रखने की जितनी कोशिश कर सकता है। तो नाइटिंगेल ने कहा था कि वो जितनी कोशिशें कर सकता है वो उतनी कोशिशों को इंडिविजुअल यूज कर लेता है
ताकि फुलेस्ट एक्सटेंट तक, है ना, अपने हेल्थ के फुलेस्ट एक्सटेंट तक पहुंच पाए और हेल्दी पर्सन कंसीडर किया जा सके। ठीक है, तो ये नाइटिंगेल ने बताया था कि हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, है ना, अच्छे रहने का एक स्टेट, गुड तरीके से ना हेल्दी रहने का एक स्टेट जिसमें यूजिंग एवरी पावर, है ना, जितनी क्षमता इंडिविजुअल के अंदर में है, जितना वो पोजेस कर सकता है, वो सारी क्षमताओं को यूज करके अगर इंडिविजुअल हेल्दी रह पा रहा है तो उसे एज ए हेल्दी इंडिविजुअल कंसीडर कर पाएंगे, है ना। अगर वो ठीक रह पा रहा है तो उसे हेल्दी इंडिविजुअल कंसीडर कर पाएंगे। अब बात करेंगे WHO के हिसाब से कि WHO ने क्या कहा था, है? According to WHO that means वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानते होंगे सभी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे जब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर एजेंसीज के बारे में तो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको WHO के बारे में, है ना। जब आगे आएगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम तो उसमें ब्रीफ में होलिस्टिक केयर क्या होता है, लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, और WHO हेल्थ केयर एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, हेल्थ केयर टीम क्या होती है, मैं फर्दर आगे बताऊंगा। ठीक है, तो WHO ने क्या कहा था, डिफाइन कैसे किया था हेल्थ को, है ना। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज, और यू कैन राइट हियर, health is defined as a state of complete physical, social, साइकोलॉजिकल और मेंटल, है ना, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल और यू कैन कॉल इट मेंटल, है ना। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और यू कैन कॉल इट मेंटल। अब एक नया जो वर्ड है वो ऐड किया है एवोल्यूशन हाल फिलहाल में। पहले था कि हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी, है ना। अब क्या ऐड किया है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और मेंटल एंड स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड not merely any absence of an absence of, not merely an absence, an absence of, and not merely an absence of any disease or infirmity. infirmity होता है दुर्बलता, है ना, काम ना कर पाने की क्षमता, वीकनेस कह सकते हैं, वीकनेस, अनेबल टू वर्क और वीकनेस। तो WHO ने डिफाइन किया था, वो कहा था कि हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब शारीरिक तौर पे जो बाहर से आप दिख रहे हैं, फिजिकली वेलबींग, सोशल, आप सिर्फ हेल्दी होने की जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल तरीके से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो आप फिजिकली हेल्दी है तो आपको हेल्दी कंसिडर कर लिया जाएगा। सोशल का मतलब यही होता है कि आपके जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, जो फैमिली है ना, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या आप उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, क्या आप उनके साथ बाहर नहीं जाते हैं, क्या आप सिर्फ घर में पड़े रहते हैं और सिर्फ सोए रहते हैं और फिर आप अपने आप को एक सोसाइटी का हिस्सा बताते हैं, तो वो हेल्दी पर्सन कंसिडर नहीं किया जाता है। आप सोसाइटी का हिस्सा या सोशल हेल्दी तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप बाहर निकलिएगा, अपने सोसाइटी से बात कीजिएगा, अपने सोसाइटी के लोगों के साथ मिलिएगा, जुलिएगा, खेलिएगा, है ना, सारी चीजें शेयर कीजिएगा, देन वी कंसिडर योरसेल्फ या आवरसेल्फ एज ए सोशली हेल्दी। दिन बात करते हैं साइकोलॉजिकल, है ना, मेंटल साइकोलॉजिकल बात जब भी आएगी तो मानसिक रूप से क्या जो इंडिविजुअल है वो सही है कि नहीं है ना। तो मानसिक रूप में क्या क्या आएगा कि क्या आप सही चीजें सही समय पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कब हंसना है, कब खाना है, कब जो एम्पैथी शो करनी है, कब सिंपैथी शो करनी है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीजों का ज्ञान, इन सब चीजों का टाइमिंग हो, वो आपके दिमाग में चीजें सही तरीके से एस्टेब्लिश्ड हो, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो लोग आपको साइकोलॉजिकली क्या मानते हैं कि आप अनस्टेबल हो। कभी कभी होता है ना कि जब हम देखते हैं कि जब वो काम नहीं करना होता है तो पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर इंडिविजुअल क्या होता है, हंसने लगता है,
हम कब अनस्टेबल मानते हैं किसी भी पेशेंट को या किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को? कब अनस्टेबल मानेंगे? जब हमें सिंपैथी शो करनी है, जब हम सिंपैथी शो करें तो पार्टिकुलर पर्सन हंसने लगता है ना, उलूल उलूल हरकतें कर देना, सोसाइटी से विपरीत हरकतें करना, बाकी लोगों के अपोजिट जाना, है ना, जो हरकतें नहीं करनी है वो कर देना। जैसे कि स्टूल पास करना, तो आप बेड पे ही सोए स्टूल पास कर दे रहे हो, तो वो वी कंसीडर देमसेल्फ एज ए साइकोलॉजिकल। आपको पता है लेकिन वो चीजें आप कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से, तो वो क्या कहते हैं कि वो बंदा जो है या कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल है। फिर उसने कहा कि स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल की बात जब आएगी तो आपने अपने रिलीजन जो भी होते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म जो होता है वो होता है कि आप धार्मिक रूप से, है ना, आप सही तरीके से अपने आप को, जो कहते हैं जस्ट लाइक मेडिटेशन, है ना, कि आप स्पिरिचुअल अपने इनर सेल्फ को जानना। स्पिरिचुअलिज्म का जब भी बात आएगी तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बारे में जानना कि स्पिरिचुअलिज्म होता क्या है ना। तो स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है इनर सेल्फ को जानना, इनर सेल्फ को कॉन्शियस होना, है ना, आपका इनर सेल्फ कॉन्शियस है या नहीं है, इस बारे में जानना होता है स्पिरिचुअलिज्म। आप अपने अंदर के इंसान को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, आपका क्या रहने का तरीका, आप अंदर से क्या सोचते हो, अंदर से क्या नहीं सोचते हो, वो स्पिरिचुअलिज्म में आएगा। आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इनर एफर्ट्स को कैसे कंट्रोल करते हो, वो सब चीजें स्पिरिचुअलिज्म में आती है। तो डब्ल्यूएचओ ने वही कहा कि हेल्थ इज डिफाइंड द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। एंड नॉट मेयरली की बात आएगी ना कि सिर्फ किसी डिजीज के एब्सेंस, है ना। हम पहले क्या करते थे कि जो हेल्थ था वो अपोजिट ऑफ इलनेस, यानी अगर किसी बीमारी आपको होती है तो आप हेल्दी नहीं हो। मैंने क्या कहा था कि जो इससे पहले जो बताया था उसमें जो कम्युनिटी उन्होंने क्या कहा था कि जो हेल्थ होता है वो अपोजिट ऑफ इलनेस होता है, यानी कोई बीमारी होती है तो आप हेल्दी नहीं हो। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ बीमारी नहीं तो आप हेल्दी पर्सन कंसिडर किए जाओगे, है ना। आपके लिए हेल्दी कंसिडर करने के लिए क्या जरूरी है कि आप फिजिकली, सोशली और बाकी जो डिटरमिनेंट्स हैं उन चीजों को पूरा कर सको। तो इन्होंने कहा कि नॉट मेल इन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इनफर्मिटी, है ना, सिर्फ किसी डिजीज या किसी वीकनेस का ना रहना आपको हेल्दी कंसिडर नहीं किया जा सकता। हेल्दी शो नहीं करता है कि अगर आपको कोई पार्टिकुलर इन्फेक्शन नहीं है, अगर आप वीक नहीं हो, ठीक है, अगर आप कमजोर नहीं हो, अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी अनहेल्दी हो। और भी फैक्टर्स हैं जो आपको अनहेल्दी बनाते हैं ना, जैसे फिजिकली है, सोशली है, साइकोलॉजिकल है, बहुत सारे फैक्टर जो है आपको अनहेल्दी बनाते हैं। तो ये मैंने हेल्थ की डेफिनेशन आपको बता दी, हेल्थ का कॉन्सेप्ट बता दिया, है ना। अब पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जो अगला टॉपिक है वो क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जितनी जल्दी कोशिश हो सकेगा मैं उतना आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो दोस्त प्लीज से प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तुम्हें जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा ना। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो जो पहला डिटरमिनेंट आता है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज, पहला जो है हमारे पास इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स। और देखेंगे तो दोस्त ये क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट स्टेट एग्जाम में। ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, अगर इस चैप्टर से अगर कोई पार्टिकुलर किसी एग्जाम में जो एग्जाम सेट करने वाला क्वेश्चन सेटर होता है उससे कोई क्वेश्चन देना हो तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछने की चाहत रखता है कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और आपको आंसर करना होता है। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और एक बार जब इस पार्टिकुलर टॉपिक को आप समझ जाओगे तो आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एक बार आपने इसे समझने की कोशिश करनी है। बहुत लोग होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक बार अगर हम समझ जाए तो हम इजीली लिख सकते हैं ना। तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स क्या होता है इसके बारे में, है ना। तो जब भी बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की, तो डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं? वैसे फैक्टर्स, ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे हमारा हेल्थ है ना, हेल्थ के डिटरमिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे फैक्टर्स जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं कि हेल्थ को कैसे अल्टर करना है ना। अल्टरनेट जो कहते हैं, अल्टर करने का मतलब मेरा यहाँ सेंस है
कि कैसे प्रभावित करता है ना, चेंज लाना, दैट इज चेंज करना, कि इन्वायरमेंटल में कैसे चेंज लाना होता है। तो जो इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि दिस प्लेस एंड significant role in influencing, है ना, इन्फ्लुएंस करने में, influencing health of individual, तो ये जो है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने में, किसके, इंडिविजुअल के हेल्थ के बारे में। तो बेसिकली इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में, है ना, एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट में क्या है हमारे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, various radiations, नेक्स्ट वन इज वेस्ट मैनेजमेंट ना, अगर वेस्ट का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है तो दैट विल अफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, वेस्ट मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं। तो जस्ट लाइक डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, तो दोस्त जब भी इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स की बात आएगी तो कहेंगे कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चल रहा है, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, वेरियस रेडिएशंस हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है, डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है। तो एयर पोल्यूशन जब भी होगा, जाहिर सी बात है, जैसे कभी हम देखें अपने, अगर कंट्री की बात करें, अपने कंट्री की बात करें, तो दिल्ली इलाके, दिल्ली एनसीआर जो है वो जो रेगुलर जो हमारा, वैसे तो हमारे पूरा शहर, पूरा देश ही है, वो पूरा पोल्यूशन से अफेक्टेड है ना। इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट में पोल्यूशन सबसे मेन होता है कि पोल्यूशन है, जो ये बात करेंगे, पोल्यूशन वन ऑफ द मेन कॉजेज है ना, कैसे अफेक्ट करता है। तो फिलहाल अगर देख ले पीक लेवल की, तो दिल्ली एनसीआर की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कैसे एयर पोल्यूशन ने वहां पे इतनी तबाही मचा रखी है ना। लोग रह रहे हैं लेकिन बहुत सारी डिजीज, सीओपीडी की बहुत सारी डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्रीदिंग इश्यू सफर कर रहे हैं, नए नए न्यूनेट्स जो हो रहे हैं, नए नए बच्चे जो हो रहे हैं, वो कितनी बीमारियां जो अभी जिनका जन्म हुआ है जस्ट, फिर वो आते हैं ब्रीदिंग इश्यूज उनको फील होने लग रही है। तो ये वन ऑफ द इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स है ना, एयर पोल्यूशन। ये जो इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स का वन ऑफ द कॉज है कि कैसे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। आज हम देखेंगे डे टू डे लाइफ में एयर पोल्यूशन हमारे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, और जितनी जल्दी हो सके हम अगर हमने इसे कर्व करने की कोशिश नहीं की, अगर इसे हमने काबू करने की कोशिश नहीं की, तो आगे चल के जो हमारा जो डिजीज होगा वो ब्रीदिंग इश्यूज खास करके है ना, ब्रीदिंग जो ब्रीथ वाली जो रेस्पिरेटरी डिजीज होगी वो ज्यादा हावी हो जाएगी और हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन की। जो हमारा वाटर पोल्यूशन है, अगेन बात करेंगे दिल्ली में, जब यमुना नदी की बात करेंगे कितना पोल्यूटेड, गंगा नदी की बात करेंगे, जितनी पहले साफ थी कि आज की डेट में साफ हो पा रही है, ये साफ है नहीं। तो वाटर पोल्यूशन का कारण है ना, इन्वायरमेंटल पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट में हमारे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम उन्हीं पानी को, सपोज कोई नहाता है, बहुत सारे होते हैं कपड़े उसमें धोते हैं ना, तो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और वाटर पोल्यूशन की स्थिति ऐसी है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट्स ना, जो इंडस्ट्रियल से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज है ना। इसी के साथ ही क्या करता है वाटर पोल्यूशन, पूरा इकोसिस्टम, वाटर का जो इकोसिस्टम होता है पूरा खराब करता है। जो मछलियां जिस इन्वायरमेंट में रहना था उन्हें, आपने उसे पॉल्यूट कर दिया, पूरा का पूरा पॉल्यूट कर दिया, तो वो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो ये परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर हमारा इकोसिस्टम खराब होगा तो हमारे लिए परेशानी खड़ी होनी लाजमी बात है, और जाहिर सी बात है कि हमारा जो इकोसिस्टम, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, वो जाहिर सी बात है इस चीज से अफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपने अपने इन्वायरमेंट में पूरा इकोसिस्टम खराब कर रखा है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगल बगल हमारे कोई अगर पार्टिकुलर जो तालाब होता है, अगर वो तालाब गंदा हो जाता है तो कितनी बदबू आती है ना।
कभी कभी होता है कि उनसे बीमारियां फैलने लगती हैं, जो उसके आसपास जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्होंने कभी उसका पानी पी लिया तो एनिमल्स को इन्फेक्शन हो जाता है, या पार्टिकुलर लोग उसमें कचरा फेंक देते हैं तो वो कचरा बाद में सड़ गल के बाद में बदबू पैदा करता है, बदबू होता है उससे, और बेसिकली उससे डिजीज निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर रेडिएशंस की बात करेंगे। रेडिएशंस की बात जब भी करेंगे तो यार ध्यान रखेंगे, हिरोशिमा नागासाकी हमने सुना होगा कैसे न्यूक्लियर रेडिएशंस ने वहां पे इतना इम्पैक्ट डाला था और हेल्थ कैसे वहां पे डिटेरियोरेट हो गई थी, है ना। न्यूक्लियर रेडिएशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम जब बना था तो कितना, जब उन्होंने गिराया था एटम बम तो पार्टिकुलर कितनी तबाही हुई थी, वो आज तक उस चीज से रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स वन ऑफ द कॉज कि इतना जो रेडिएशंस है इनमें जो बात है जो पूरे हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा है, अगर हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, डंप करना है ना, यार्ड्स में डंप नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत मुसीबत और चुनौती भरा फैसला हो जाता है। दिल्ली वगैरह में ही जाओगे, कहीं भी किसी पार्टिकुलर शहर में जाओगे और वेस्ट अगर सही मैनेज नहीं होता, दिल्ली में तो बड़े बड़े पहाड़ हमारे जो कूड़े कचरे के मिलते हैं और बहुत जाहिर सी बात है वो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें मेडिकेशंस भी होती हैं जो बर्न होते रहते हैं लगातार। जब बर्न होंगी तो एयर में जाएंगे और वापस एयर में जाके वो चीजें नुकसान करेंगी जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, उसके बारे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा हमें, और फर्दर आगे चल के हमें वो बीमारी डेवलप करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना, जो हमें साफ इन्वायरमेंट में, अच्छे इन्वायरमेंट में बीमारी नहीं होती। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन है। जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन की बात जब भी आएगी, जब जितने पेड़ आप काटोगे उतना ही आपके लिए घातक साबित होता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन करूंगा कि अपने हेल्थ के लिए, है ना, अपने हेल्थ के बारे में जब बात करें, अपने हेल्थ के लिए हमेशा महीने में एक पेड़ जरूर लगाएं। कोशिश करें, अगर आप गांव पे हैं या किसी घर परिवार में रह रहे हैं तो कोशिश करें एक पेड़ लगाने की कोशिश जरूर करें। पेड़ लगाएंगे तो हमारा हेल्थ भी है डिटोरिएट नहीं होगा और सही रहेगा ना। और बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। जितने जितने शहर होते जा रहे हैं, अर्बन सिटी जितनी बनती जा रही है, उतने ही हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होती जा रही है। पहले क्या था, पहले लोग गांव में रहते थे, लेकिन अब क्या है, अब लोग गांव से शहर की ओर रुख कर रहे हैं। तो जितने लोग भी शहर की ओर रुख कर रहे हैं उन्हें चाहिए मकान, और वो मकान बनाने के चक्कर में पूरे शहर का इकोसिस्टम खराब होने लगता है ना। जो चीजें बैलेंस होनी चाहिए, आपने डेंसिटी बढ़ा दी, आपने एक साथ जाकर पूरे शहर में लोग बस जाते हैं, लेकिन क्या उसके मुताबिक से रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाते हैं? नहीं हो पाते। लगातार बोरवेल किए जा रहे हैं, लेकिन क्या उससे ये इफेक्ट नहीं पड़ता कि क्या हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है? उससे क्या होगा, धीरे धीरे शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगी। बेंगलोर की बात कर लें तो बेंगलोर में बहुत है जो हमारे बोरवेल्स हैं वो सूख चुके हैं और वहां का पूरा का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। तो अर्बनाइजेशन के भी अलग ही कॉजेज और इफेक्ट्स हैं। तो ये मैंने आपको इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ाया। तो ये क्वेश्चन जो है ना आता रहता है, तो इसके बारे में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कैसे कर्व करना जरूरी है, वाटर पोल्यूशन को कर्व करना कैसे जरूरी है, बाकी रेडिएशंस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो ये हमारा पहला डिटरमिनेंट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटरमिनेंट की ओर। तो किसी कोई समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं ना, you can question if you are not able to understand। तो जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट है वो हमारे पास है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल सब सभी समझ गए होंगे, है ना। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डिटरमिनेंट्स। पॉलिटिकल डिटरमिनेंट्स के बारे में जब बात करेंगे, पॉलिटिक्स का कैसे रोल है ना, कैसे पॉलिटिकल डिटरमिनेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है, तो लिखेंगे कि पॉलिटिकल influences has much more effect on our healthcare system, on our healthcare system। कैसे है इसकी बात करेंगे। तो देखो यार, किसी भी कंट्री में पॉलिटिशियन है तो ये बहुत जरूरी है कि उस पार्टिकुलर किसी, अगर कोई हमारे से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नहीं है तो क्या हम गांव-गांव में उस योजना का लाभ लोगों को दिला पाएंगे? ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, ताकि कोई भी योजना हो, ठीक है, बच्चों का टीकाकरण से लेके बच्चों को बाकी चीजों के बारे में बताना, बच्चों के पेरेंट्स को बताना, बच्चों के पार्टिकुलर डिजीज को लेके
या किसी पेरेंट्स को हेल्थ के बारे में बताना, हेल्दी हाइजीन के बारे में बताना, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो कि बाई लेवल अगर मान लो कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है ना सेंटर से चली आ रही है, दिल्ली से चली आ रही है, तो बाई स्टेट है ना, स्टेट के बाद से हमारे सपोज सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो हमारे ब्लॉक वगैरह होते हैं, ब्लॉक के बाद सीएचसी पीएचसी सारे लेवल पे पहुंचना है ना, गांव गांव तक पहुंचना उस पार्टिकुलर योजना का या पार्टिकुलर हेल्थ प्रोग्राम का बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा पूरा कंट्री रहे उसको मेंटेन किया जाए, हेल्दी पैरामीटर्स पे खरा उतरे। देखो तो लिखते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस has much power, has much power to regulate our surrounding। ठीक है, इसी में कहता है अगला पॉइंट जो है कि implementation of various health care programs, है ना, health care programs demands, है ना, demands strong political will, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। बहुत जरूरी है कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोग्राम को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, शहर पहुंचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने पॉलिटिकल डिमांड्स के बारे में बताया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिटरमिनेंट की ओर, बिहेवियरल डिटरमिनेंट। Let it be decided, बिहेवियरल डिटरमिनेंट्स है ना। बिहेवियरल डिटरमिनेंट्स, तो इसमें जो बात करेंगे कि बिहेवियरल डिटरमिनेंट्स में क्या होगा, तो बिहेवियरल डिटरमिनेंट्स कहता है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल फॉल्टी है ना, फॉल्टी लाइफस्टाइल फॉल्टी है एंड इल हैबिट्स, ऐसा है कि आप रोज जाके समोसे खा रहे हो, है ना, आप रोज जाके समोसे खा रहे हो, बाहर की तली भुनी हुई चीजें खा रहे हो, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हो, जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो तरीका होगा, जो हेल्दी लाइफस्टाइल होगी वो अल्टर हो जाएगी, और अल्टर होगी तो उसके साफ इफेक्ट दिखेंगे आपको, है ना। आपका पूरा का पूरा बॉडी पे कैसे इफेक्ट होगा, जो आपकी पॉलिटी लाइफस्टाइल होती है वो सभी लोगों ने देखा होगा कि आप जंक फूड खाओगे, अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हो तो कैसे इफेक्ट होता है, आपका पूरा न्यूट्रिशन बिगड़ जाता है ना, न्यूट्रिशन शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो पॉलिटी लाइफस्टाइल में इल हैबिट्स determines the health and its effect, it affects on health। साथ ही साथ जब बात करेंगे बिहेवियरल की, तो कल्चरल, किसी कल्चर में बहुत होता है कि ऑयली चीज लोग खाते हैं ना, कल्चरल, या किसी में होता है कि ऑयल कम ही खाता है, तो ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है, हमेशा बैलेंस खाना है। तो कल्चरल एंड एथनिक हेरिटेज, किसी पार्टिकुलर कल्चर में होता है कि हम ज्यादा नॉनवेज खाते हैं खाना, है ना, तो नॉनवेज खाने के अदर ही साइड इफेक्ट है, और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में जानते ही होंगे नॉनवेज खाने के अदर इफेक्ट्स हैं और वेज खाने के अदर इफेक्ट्स है ना। वेज खाने से कभी लोग कहते हैं कि प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती है, प्रोटीन हमारे न्यूट्रिशन से भी कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पार्टिकुलर किसी प्रोटीन को देखोगे, आप प्रोटीन डाइट बनाना चाहोगे तो आप वेज से भी पूरा कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पार्टिकुलर वेज जो प्रोटीन है वो वेज डाइट से पूरी नहीं कर सकते हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने डाइट को पूरा करने के लिए आप नॉनवेज चीजें ही खाओ, है ना, क्योंकि मैं नहीं खाता तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नॉनवेज चीजें खाओ मेरी तरफ से, लेकिन अगर आपके मन है तो आप खा सकते हो, है ना। तो
तो कल्चरल एंड एथनिक हेरिटेज also have influence on, फ्रूट्स खाने पे ज्यादा ध्यान दें ना, also have influence on healthcare system, healthcare system। तो ये हमारे डिटरमिनेंट्स के बारे में था, है ना, कि कैसे बिहेवियर डिटरमिनेंट्स जो असर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो इकोनॉमिक, है ना, देखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये कल्चरल है, सॉरी नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट डिटरमिनेंट दैट इज सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट। सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट, सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट। आप समझ गए होंगे सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट से क्या होता है, इसके नाम में छुपा है इसका मतलब क्या होता है ना। सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में इसके नाम में छुपा है, तो देखेंगे। कहते हैं कि सोसाइटी है ना, सोसाइटी है, मैंने आपको बताया कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, है ना, जब हेल्थ की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल की बात करते हैं। तो सोसाइटी का अलग ही इंपैक्ट होता है। अगर सोसाइटी में आप अच्छे तरीके से रहोगे, लोग आपसे अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, तो आपका भी बिहेवियर भी सही रहेगा और आप भी मेंटली, है ना, सॉरी सोशली आप हेल्दी कंसिडर किए जाओगे, है ना। लेकिन अगर सोसाइटी में कुछ चीजें अल्टर हो जाए, कुछ चीजें अगर वैसे अप्रोप्रिएट ना हो पाए जैसा आप चाहते हो, तो आपका बिहेवियर क्या होता है, उस तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, अल्टर हो जाता है या चीजें बदल जाती हैं, तो फिर वो हेल्दी कंसिडर नहीं हो पाता ना, वो पर्सन पार्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो हेल्दी कंसिडर नहीं किया जाता है, या हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट हो जाती है उस केस में अकॉर्डिंग टू WHO। तो सोसाइटी हैज a major influence on, मोटी मोटी बात यही है दोस्तों कि आप अगर पार्टिकुलर डिटरमिनेंट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, अगर आप ये समझ जाओगे तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे एक बार समझ जाओ तो लिख सकते हो इजीली। जरूरी नहीं कि लैंग्वेज यही हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आपको लिखना आता है तो, है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं, हम समझ जाएंगे किसी पार्टिकुलर टॉपिक को, तो हमेशा कोशिश करो कि टॉपिक को समझना जरूरी हो। रट्टा मारने से दोस्तों चीजें कुछ समय के लिए याद हो जाती हैं, लेकिन समझ जाएंगे और इसकी मीनिंग समझ जाएंगे ना, मतलब समझ जाएंगे लिखना क्या है, तो हमेशा मेरी बात मानो, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने किया है, आपके लिए कभी भी फाउंडेशन जो है वो दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तो सोसाइटी हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ of an individual, अब कहता है इकोनॉमिक, है ना, अगर पर्सन इकोनॉमिकली ना, इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स are also determinants also a major cause for the determination of, या determination of, है ना, determination of, sorry not a right language, दोबारा देखेंगे। also have a particular effect on health या healthcare system। देखेंगे जो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स होते हैं, सोशल डिटरमिनेंट्स, कभी कभी होता है ना सोसाइटी में कोई पार्टिकुलर बंदा रिच नहीं है, अमीर नहीं है, पुअर है, तो लोग उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं जैसे अपने बराबर के लोगों को ट्रीट करते हैं। तो क्या होता है कि जो वो सोशली जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, जो वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, या किसी कभी कभी किसी पार्टिकुलर सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है उससे उसका क्या होता है, सोशल स्टिग्मा बिगड़ जाता है ना। जो बेसिकली सोशल स्टिग्मा जब बिगड़ेगा तो जो साइकोलॉजिकल स्टिग्मा है वो भी बिगड़ता है ना, दिमाग को अनस्टेबल हो जाना करता है, माइंड जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि लोग उससे इस तरीके से बिहेव ही करते हैं, है ना। तो वो फैक्टर जो सोसाइटी में होता है,
कभी कभी कास्ट रिजर्वेशन जो होता है वो इसीलिए दिया गया था कि बेसिकली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे लोग ऊपर उठे, है ना, उससे लोग ऊपर उठे, सबको एक भावना से देखें, साथ में रहें, खाना खाएं, एक भावना से देखें, उसे इक्वली ट्रीट करें कि दैट इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना, वो साथ में ह्यूमन बीइंग है। नेक्स्ट जब बात करेंगे तो इकोनॉमिक डिमांड, जो बंदा रिच होता है वो अपना जो न्यूट्रिशियस फूड है, न्यूट्रिशियस डाइट है, वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जो न्यूट्रिशन होता है उसका वीक हो जाता है ना। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सारी चीजें खा पा रहे हो, न्यूट्रिशन पूरी तरह से ले पा रहे हो, या अगर आपके पास प्रोटीन नहीं मिलता तो आपने वेरियस सोर्स ऑफ प्रोटीन खोजा, वो चीजें आपने खरीदी और खा लिया। लेकिन क्या ये बात सच है कि हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं और क्या सबको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल पाती है? क्या वो अपने डाइट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनका न्यूट्रिशन है, उस चीज को फुलफिल कर पाते हैं? तो कभी नहीं। आंसर है कभी नहीं। दैट्स वाई इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स बहुत इफेक्ट डालते हैं। दैट्स वाई हमारे देश में होता है ना कि जो मरीज होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो ज्यादा मिलते हैं आपको उस चीज के कि वो वीक है ना, वो वीक हैं, वो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशियस डिमांड्स। वो एबल नहीं है कि अपने न्यूट्रिशियस डिमांड्स को फुलफिल कर सके और उन्हें वीकनेस हो जाती है ना। तो ऑलरेडी जब एक बीमारी उन्हें होती है तो वो उस बीमारी से ही नहीं लड़ते हैं, वो साथ साथ लड़ते हैं पहले से चली आ रही न्यूट्रिशियस जो हमारी डिमांड्स हैं जो फुलफिल नहीं पा रही उनसे भी लड़ते हैं। तो साथ में क्या होता है, रिकवरी का जो रेट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। कभी भी आता है अगर कोई बीमारी होती है, एक हेल्दी इंडिविजुअल अगर सपोज उसे कोई बीमारी होती है तो उसने क्या किया, उस बीमारी से रिकवर किया। लेकिन बट अगर कोई पार्टिकुलर पुअर पर्सन है या पार्टिकुलर जो अपने न्यूट्रिशियस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, या हाइजीन के लिए जरूरी तो नहीं कि डेली वो डिटॉल से हैंड वॉश करे, क्या कुछ लोग कर पाते हैं, बहुत से लोग हमारी कंट्री में हैं जो इस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो जब वो अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो सिर्फ एक बीमारी से नहीं लड़ता, वो साथ ही साथ लड़ता है अपने जो न्यूट्रिशियस डिमांड जिसको फुलफिल नहीं कर पाता उनसे भी रिकवर करने की वो कोशिश करता है। तो ध्यान रखें हमारे जो देश है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स बहुत हद तक, बहुत ज्यादा ही हद तक कहूंगा मैं, तो बहुत ज्यादा ही हद तक इफेक्ट डालते हैं एक हेल्थी स्टेटस के या हेल्थी स्टेटस के या किसी पार्टिकुलर पर्सन के हेल्थ के बारे में। तो मैं चाहूंगा अगर किसी को डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर करें, क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमेशा ध्यान रखें अपने कंट्री के लिए खास करके कि सोशियो इकोनॉमिक जो डिटर्मिनेंट्स है वो कैसे इंपैक्ट डालते हैं। एंड द नेक्स्ट वन है ना, अब हमारे पास एक लास्ट डिटर्मिनेंट बच रहा है, द फिफ्थ वन, जिसे हम कहते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिटर्मिनेंट। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली देखो यार, जो ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिटर्मिनेंट्स होता है, इसमें होता क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश बहुत पॉपुलेटेड है, पहले सेकंड लार्जेस्ट था लेकिन अब हमने चाइना को पछाड़ दिया है। तो इतने बड़े स्टेट, इतने बड़े जो हमारा कंट्री है उसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सबको हेल्थ केयर चीजें पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। पहुंचती है चीजें लेकिन सब तक पहुंच पाती है इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। तो कहता है कि इन दिस है ना, इन दिस लार्जली पॉपुलेटेड है ना, लार्जली पॉपुलेटेड country, it is very difficult, it is very difficult, it is very difficult to provide health care to every individual, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में बेसिकली होता है, ये क्या होता है, डिजीज ओरिएंटेड है ना, डिजीज ओरिएंटेड डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली डिजीज ओरिएंटेड डिलीवरी सिस्टम होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसी में फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा, जो अगला लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे आगे चल के उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, इसमें कहते हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल क्या होता है। फिर उसमें पढ़ेंगे कि होलिस्टिक केयर क्या होता है। फाइनल जब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो हमारी जो हेल्थ केयर टीम होती है उनमें कौन कौन से चीज होते हैं, हेल्थ केयर एजेंसीज कौन कौन होती हैं, है ना, हेल्थ केयर टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, क्या मेंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज के बारे में देखें, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है। मैं इसके बारे में अगले लेक्चर में बहुत विस्तार से बताऊंगा, ये डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो इस पार्टिकुलर में, जो मैंने डिटरमिनेंट्स बताया, जिसमें सबसे पहला था इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, पॉलिटिकल, है ना, बिहेवियरल। तो अगर इनमें किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे पार्टिकुलर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो अगर किसी को डाउट हो तो इंटेंस फोकस एकेडमी के हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और चूंकि हमारा चैनल अभी नया है, मैं चाहूंगा कि आपका जो सहयोग हो, आपका जो हेल्प हो, या पार्टिकुलर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कंटेंट में, तो उसके लिए फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।